मेरे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको अपने चैनल फिजियोथेरेपी हब में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन। पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन हम क्यों करवाते हैं या होता क्या है ये। तो पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन हमारे पास एक पैसिव मूवमेंट है जॉइंट्स की। अब जब भी किसी डिज़ीज़ की वजह से या सबलैक्सेशन की वजह से या हमारे पास किसी इंजरी की वजह से, कोई भी जॉइंट पैथोलॉजी की वजह से जो हमारे पास जॉइंट की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो हमने उस मूवमेंट को, उस रेंज को दोबारा रीगेन करना है। उसके लिए हम क्या करवाते हैं, पैसिवली जो है जॉइंट की मोबिलाइजेशन यानी कि जॉइंट की मूवमेंट करवाते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में हम कहें हैं कि जॉइंट मोबिलाइजेशन क्या है, तो हमारे पास एक रिदमिकल, ऑसिलेटरी, आर्थो और ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है जो कि थेरेपिस्ट एक रेंज के अंदर रहते हुए परफॉर्म करवाता है डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे पास 4 तरह के ग्रेड्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्मॉल एम्पलीट्यूड एट बिगनिंग ऑफ रेंज, यानी कि इसमें कह रहा है कि वो कि सबसे पहले हमने जितनी रेंज वो पेशेंट परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर जो है हमने एक स्मॉल थ्रस्ट प्रोवाइड करना है, जिससे उसके जो एडिशन फॉर्मेशन हुई है जॉइंट्स के अराउंड वो ब्रेक हो। इसके बाद जो है उसको हमने उसी रेंज के अंदर लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करना है और मूवमेंट को थोड़ा बेहतर बनाना है। इसी तरह लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करना है टिश्यू की रेजिस्टेंस की अगेन, और मूवमेंट को आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है उसकी बेहतर करना है, यानी कि रेंज उसकी बढ़ानी है। अब बात कर रहा है कि 4 वाले ग्रेड में कि हमारे पास अब हमने स्मॉल एम्पलीट्यूड देना है जितनी भी हमारे पास रेंज अवेलेबल हो गई है, यानी कि जो अब हम गेन कर चुके हैं रेंज, उसको हमने जो है अब मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम जो है स्मॉल थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे जॉइंट जो है वो अपनी लिमिट को रिगेन रखेगा। अब जब भी आप बात करेंगे जॉइंट मोबिलाइजेशन की, तो आपके पास एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए, काइनेमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, न्यूरो, आर्थो और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का नॉलेज प्रॉपर्ली होना चाहिए। अब काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये हमारे पास किसी भी मोशन की सीक्वेंस, टाइमिंग या उसके डायरेक्शन की बात करती है। न्यूरो और ऑर्थो और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब बात करें, हमने अभी बात की कि ये एक ऑर्थो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्थोकाइनेमेटिक्स। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, और काइनेमेटिक्स सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट या टाइमिंग ऑफ मूवमेंट। तो जॉइंट की जो मोशन हो रही है उसको जो डील कर रहे हैं हम, वो है ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो जॉइंट सरफेसेस हैं या आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जॉइंट की, वो मूवमेंट परफॉर्म कर रही होती है, उनके अराउंड जो है हमारी मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है, यानी कि एक बोन की सरफेस दूसरी बोन की सरफेस पे जो है मूव कर रही होती है। इसे हम जॉइंट प्ले मूवमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें हमारा जॉइंट जो है एक रोल प्ले कर रहा है। अब ये 5 तरह की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है रोलिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग, ट्रैक्शन और कंप्रेशन। रोलिंग की बात करें तो ये 2 इनकॉन्ग्रुएंट सरफेसेस के दरमियान जो है परफॉर्म हो रही होती है। इनकॉन्ग्रुएंट सरफेसेस कहेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, यानी कि उनकी सिमेट्री एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जो है सेम टर्म्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस के दरमियान परफॉर्म हो रही होती है। रोलिंग जब भी होगी वो एंगुलर मोशन क्रिएट करेगी, और इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एक बोन का सरफेस का न्यू पॉइंट दूसरी बोन के सरफेस के न्यू पॉइंट के साथ ही मीट अप करेगा। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह आपके पास एक सरफेस है, इसमें एक बॉल रोल कर रही है, तो क्या हो रहा है, जब बॉल रोल कर रही है उसका हर नया पॉइंट जो है इसके नए पॉइंट के साथ मीट कर रहा है। अब ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास ओल्ड पॉइंट जो है न्यू पॉइंट से मीट करता है। मिसाल के तौर पे अब एक स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर है हमारे पास, तो एक फ्लैट सरफेस में मूव कर रहा है। जब ये आगे की मुँह तरफ मूव कर रहा है तो इसकी एक ही सरफेस जो है वो दूसरी सरफेस के साथ जो है मीटअप कर रही है, और जब ये आगे मूव कर रहा है तो जो नीचे वाली सरफेस है उसके हर न्यू पॉइंट के साथ ये जो है मिलता जा रहा है। अब जब भी हम ग्लाइडिंग या रोलिंग की डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो डिपेंड करती है कि हमारी सरफेस कन्वेक्स है या कनकेव है। कन्वेक्स सरफेस हमारे पास इस तरह की होती है जो बाहर की तरफ उभरी भी हो, और हमारे पास जो कनकेव सरफेस होती है वो क्रिसेंट शेप होती है, कुछ इस तरह की। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसको।
ये हमारे पास है, इसको फ़र्ज़ करें आपके पास ये नी जॉइंट है। अब नी जॉइंट है आपके पास है, ये हमारे पास कौन सी सरफेस है, कन्वेक्स, और ये हमारे पास है कनकेव। तो अब कन्वेक्स जब कनकेव पे मूव करेगी तो इस सूरत में क्या होगा, रोलिंग की डायरेक्शन जो है हमारे पास वो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की या एंगुलर मोशन के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो ग्लाइडिंग होगी हमारे पास वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर बात करें इससे ऑपोजिट के हमारे पास जो कनकेव सरफेस है वो कन्वेक्स पे मूव कर रही है, तो उस सूरत में ग्लाइडिंग और रोलिंग या हमारी जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म हो रही होगी। तो इसको हम कन्वेक्स कनकेव रूल कहते हैं। इसके अलावा एक नोट है कि हमारे पास जब भी कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मूविंग सरफेस में जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो उस सूरत में हम जो ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि जो हमारी ट्रैक्शन होगी, ग्लाइडिंग होगी या इवन रोलिंग होगी, वो हम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ देंगे अगर सरफेस हमारे पास कन्वेक्स हो। लेकिन अगर मूविंग सरफेस जो है हमारे पास कनकेव हो और उसमें मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पिनिंग की। स्पिनिंग जो है ये एक रोटेटरी मोशन है, इस तरह कह सकते हैं हम इसको। इसमें हमारे पास जो मूविंग सरफेस होती हैं वो रोटेट कर रही होती हैं और एक आर्क ऑफ सर्कल क्रिएट कर रही होती हैं। ये रोलिंग और ग्लाइडिंग के साथ जो है मिक्स होके वर्क कर रही होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास शोल्डर में जो सर्कमडक्शन हो रही है या हमारे जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उसमें प्रोनेशन सुपनेशन हो रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब आपका जो मिसाल के तौर पे आपकी जो स्पिनिंग हो रही है वो इस तरह हो रही है इस डायरेक्शन में, और आपकी जो रोलिंग हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। अब सर्कमडक्शन की बात करें, ये रोलिंग आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है और जो आपकी स्पिनिंग है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन अब बात की हमने जैसे पीछे कि जब कन्वेक्स सरफेस कनकेव में मूव करेगी तो हमारे पास जो ग्लाइडिंग होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि ग्लाइडिंग इस साइड पे हो रही होगी। मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है तो ग्लाइडिंग हमारे पास इस तरफ होगी। और इसी तरह हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास रेडियस और अल्ना है, दोनों बोन्स हैं। इसमें हमारे पास एक बोन जो है दूसरे के ऊपर स्पिन कर जाती है। ट्रैक्शन की बात करें जो इसको हम अपार्ट फोर्सेस भी कहते हैं, इसमें हमारे पास दोनों बोन के सेगमेंट्स, दोनों जॉइंट सरफेस जो हैं एक दूसरे से अपार्ट मूव कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्टेबल सरफेस होती है, जो हमारी प्रोक्सिमल सरफेस होती है वो स्टेबल होती है, और हमारा डिस्टल सरफेस जो है वो मूविंग सरफेस होती है। इसमें हमारे पास मूविंग सरफेस को हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं अवे फ्रॉम द प्रोक्सिमल सेगमेंट, जिस वजह से हमारे पास जो हमारे जॉइंट की स्पेसिस हैं वो बढ़ जाती हैं और हमारा जॉइंट मूवमेंट जो है जो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है या वहाँ पे कोई एडिशन फॉर्मेशन हुई हुई है तो वो ब्रेक कर जाती है और मूवमेंट जो है हमारी प्रिसाइसली परफॉर्म होती है। इससे हमारे जॉइंट स्पेसिस इंक्रीज़ होते हैं, जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है जॉइंट सरफेसिस के करीब आने की वजह से वो कम हो जाती है, और जो हमारी जॉइंट की मूवमेंट है वो प्रिसाइसली परफॉर्म हो रही होती है। कंप्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास ट्रैक्शन से ऑपोजिट होता है। इसमें हमारे जो दोनों बोन्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो फोर्सेस अप्लाई कर रही होती हैं, और एक दूसरे जो जॉइंट सरफेसिस है हमारे पास उसकी जो सरफेसिस हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, और जिससे हमारे पास जो हमारा स्पेस है जॉइंट का वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो है हमारे अगर किसी इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से हमारे जॉइंट सरफेस जो हैं वो अपार्ट हो गए हैं तो हम जो है उनको करीब लाकर उनकी जो दोबारा जो उनकी स्ट्रेंथनिंग है करवाकर उनकी मूवमेंट को रीगेन करते हैं। बेसिकली ये जो है हमारी वेट बेरिंग बोन जितनी भी हैं उनमें हमारी कंप्रेशन क्रिएट हो रही होती है जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, इवन कि हम स्टेबल भी खड़े हों। जब भी कोई कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है तो उस वजह से हमारा जो जॉइंट के अंदर का सिनोवियल फ्लूइड है वो स्क्वीज़ कर जाता है, और एक्सेसिव लोडिंग की वजह से ये भी हो सकता है कि हमारे जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स की। ऑस्टियो मीन्स बोन्स और काइनेमेटिक्स मीन मोशन। तो बोन की मोशन को डिस्कस करने के लिए हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स का यूज़ करते हैं। अब जितनी भी हमारे बॉडी में मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं जिन्हें हम बॉडी मूवमेंट्स कहते हैं, उनको हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स भी कहते हैं, और इन्हीं फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है हम रेंज ऑफ मोशंस को मेजर करते हैं।
अब हमारे जॉइंट में दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो हाइपर मोबाइल हो सकता है या हाइपर मोबाइल। हाइपर मोबाइल कब होगा? जब उसकी रेंजेस इस कदर बढ़ जाएंगी कि उसकी एक्सेसिव मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी जॉइंट में, तो उसको हम हाइपर मोबाइल कहेंगे। इस सूरत में हमने जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जॉइंट जो है वो हाइपर मोबाइल है, एक्सेसिव मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हाइपर मोबाइल कंडीशन की बात करें तो इसमें हमने जॉइंट मोबिलाइजेशन परफॉर्म करनी है। क्यों? हमारे जो जॉइंट है उसके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ गई है, उसको हमने दोबारा रिगेन करना है। अब हम कुछ ग्रेडिंग, मैनुअल ग्रेडिंग के ज़रिए जो है हम पता लगाते हैं कि हम कि जॉइंट की जो मूवमेंट है वो किस स्टेज पे है। इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्रेड 0, 1 और 2 आते हैं, जिसको हम हाइपर मोबाइल कंसीडर करते हैं। ग्रेड 3 को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं और 4, 5, 6 को हम हाइपर मोबाइल कंसीडर करते हैं। 0 में हमारे पास कोई जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो रही होती, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1 में हमारे पास फेलिलियल मूवमेंट हो रही होती है, और 2 में जो है वो फेलिलियल से थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है। ग्रेड 4, 5, 6 में बात की जाए तो हमारे पास 4 में जो है नॉर्मल से ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, 5 में जो है एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है, और 6 में जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट हो रही होती है। अब पोजीशन ऑफ जॉइंट की बात की जाए कि हमारे पास दो तरह की होती हैं, लूज़ पैक पोजीशन और क्लोज पैक पोजीशन। जब जॉइंट लूज़ पैक पोजीशन में होगा तो हमारे पास जितनी भी मूवमेंट है वो प्रिसाइसली परफॉर्म होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अब जॉइंट फ्री है कि वो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर सके। अब उस क्लोज पैक पोजीशन में क्या होता है कि हमारी जो जॉइंट की स्पेसिस हैं वो एक दूसरे के बहुत यानी कि रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और इस सूरत में हमारा जॉइंट जो है मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब नी की एग्जांपल ही ले लें आप। अगर नी जो है हमारी लॉक हो, यानी कि हम स्टैंडिंग कंडीशन में हैं, तो हमारा जो नी जॉइंट होगा वो लॉक हो जाएगा। उसमें जो है मूवमेंट परफॉर्म करने में हमें रिस्ट्रिक्शन आएगी, हम उसमें अब कोई भी और मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर लूज़ पैक पोजीशन में यानी कि वो फ्री होगा, तो हम जो है अपनी लेग को ईज़िली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो ये बात है कि हमने जॉइंट को एक स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए। अगर वो स्पेस उसको नहीं मिलेगी किसी भी वजह से, किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, तो उसमें जो है उसकी रेंजेस में रिस्ट्रिक्शन आएंगी, और जो ह्यूमन बॉडी है वो मूवमेंट जो है प्रिसाइसली परफॉर्म नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेशंस कि कब हमें जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कोई भी ट्रॉमा की वजह से हमारे जॉइंट में स्टिफनेस आ गई है, या कोई ऑपरेशन से पहले हमें कोई भी इस तरह की कोई कंडीशन हुई है, हमारे कोई डिज़ीज़ इस तरह की है जो जॉइंट की मूवमेंट को स्टिक कर रही है, या वहाँ पे कोई एडिशन फॉर्मेशन हो गया है जिस वजह से हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, या हमारी जो भी यानी कि हमारा स्ट्रक्चर है जॉइंट का वो डिस्टर्ब है, या फिर पोस्ट इमोबिलाइजेशन की वजह से जो स्टिफनेस काज हुई है कि ऑपरेशन के बाद जो है पेशेंट जो है काफ़ी अर्से तक इमोबिलाइज रहा है, इस वजह से जॉइंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, या हमारे जो कैप्सूल है उसकी एट्रोफी की वजह से, या जॉइंट के प्रॉपर्ली यूज़ ना करने यानी कि प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हम, या कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस डिसयूज़ की वजह से हमारे पास जो है वो भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और जॉइंट एट्रोफी की तरफ जा सकता है। या कोई भी पेनफुल कंडीशन है जॉइंट में किसी इंजरी की वजह से, किसी कंप्रेशन की वजह से, तो उस सूरत में भी हम पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाते हैं। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें या रेड फ्लैग्स की बात करें, रेड फ्लैग्स कहते हैं बेसिकली कि हम फिजियोथेरेपी टर्म में कहें तो ये वो साइंस हैं कि जब हमने कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करवानी, कोई भी ट्रीटमेंट जो है नहीं देना किसी पेशेंट को। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सिनेवल एफ्यूजन, जिससे हम एडीमा भी कह सकते हैं। तो इस सूरत में हमने नहीं करवानी जॉइंट मोबिलाइजेशन, क्योंकि जब आपके जॉइंट के स्पेसेस रिड्यूस हो गए हैं, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, जब आप मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे तो पेशेंट को जो है पेन बहुत ज़्यादा होगी और जो है जॉइंट पेनफुल कंडीशन की तरफ चला जाएगा, तो इससे जो है उसको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कोई भी रिसेंट फ्रैक्चर है उस सूरत में भी नहीं करवाना, या डिसलोकेशन है। अभी हमने बात की कि सबलैक्सेशन की बात की थी। सबलैक्सेशन होती है कि हमारे पास जॉइंट जो है स्लाइटली डिस्प्लेस होता है, लेकिन डिसलोकेशन में बहुत ज़्यादा डिसलोकेट हो जाता है। उस सूरत में भी आपने जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं करवानी, ठीक है। रिसेंट इंजरी हुई है, कोई इस तरह की इंजरी है, तो जो है उसको पहले हमने उस इंजरी को ठीक करना है, उसके बाद ही हमने देखना है कि जॉइंट मोबिलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। या कोई भी इस तरह की डिजीज़ जिसमें हमारे पास र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की डिजीज़ हैं, इस सूरत में भी हमने जो है नहीं करवानी, क्योंकि ये इस तरह की डिजीज़ हैं जिससे हमारे जॉइंट की सर्फेसिस जो है वो ख़राब हो जाती हैं, और मूवमेंट करवाने से हमारी जो है
जॉइंट पेनफुल कंडीशन की तरफ चला जाएगा। या कोई ट्यूमर हो गया जॉइंट में, हमारा स्नेबल फ्लूइड हमारे जो है उसमें कोई ट्यूमर आ गया है, तो उस सूरत में भी हम नहीं करा सकते क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। या फिर आफ्टर सर्जरी जो है हम जब भी कोई इस तरह की जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी रिसेंट सर्जरी में आपके चांसेस होते हैं, अगर आपके मिसाल के तौर पे किसी भी बोन की सर्जरी हुई है या मसल की सर्जरी हुई है और जॉइंट मोबिलाइजेशन करवा रहे हैं उस जॉइंट के अराउंड जिसमें उस मसल्स के ट्रीटमेंट हुई है, तो उस सूरत में भी आपके जो है कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। या टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी आप जो है वो नहीं करवा सकते क्योंकि आपका जॉइंट टोटली रिप्लेस हो चुका है, तो उसकी वो कैपेसिटी नहीं होगी जिस तरह की पहले की उसकी कैपेसिटी। या स्क्योलेटिक स्पाइन की बात करें तो उसमें आपकी जो स्पाइन की कर्व है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उस सूरत में भी आप जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं करवा सकते। इसको बेसिकली जो है आपका सर्जरी के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी कंट्रा इंडिकेशंस थी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।